हम लोग को आज एकाधिकार मोनोपोली पढ़ना है। बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सिस्टमेटिक नोट्स इसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दे रहे हैं और बहुत तेज़ी से समझा दे रहे हैं, ठीक है। सामान्य बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि लागत रेखाएं कैसी होंगी, आगम रेखाएं कैसी होंगी, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, अल्पकालीन रेखाएं क्या होती हैं, दीर्घकालीन रेखाएं क्या होती हैं ना, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट क्या है, AR क्या है, MR क्या है। इस पर हमको बहुत विस्तार से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। जब हम मोनोपोली को एक क्रेता का बाजार तथा मोनोपोली को एक विक्रेता का बाजार कहते हैं। जब एक ही बेचने वाला होता है केवल, तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं, लेकिन जब एक ही खरीदने वाला हो तब उसे हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। क्रेता का एकाधिकार। तो जो विक्रेता है जब अकेला होता है तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं या उसे एकाधिकार कहते हैं। उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई स्थानापन्न नहीं होती। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वह अकेला विक्रेता होता है, उससे मिलती जुलती या उस जैसी कोई वस्तु बाजार में दूसरी उपलब्ध नहीं होती है। नई फर्म के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। फर्म ही उद्योग होती है। फर्म का उत्पादन तथा कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एकाधिकारी का मांग वक्र तथा औसत आय वक्र तथा सीमांत आय वक्र तथा लागत रेखाओं का स्वरूप आदि के बारे में हम लोग इसके पहले लागत तथा आगम की संकल्पना वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं विस्तार से कैसा होगा। सीमांत आय और औसत आय तथा लोच के संबंध की भी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली, अल्पकाल में एकाधिकारी का संतुलन। एकाधिकारी को अल्पकाल में संतुलन की दशा में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। देखिए ये तीनों चित्र इसमें बने हुए हैं, हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये है आपके ये तीनों चित्र है। दिख रहा है? ये देखो, हमने देखा है कि यह AR है, ये MR है, इसमें हमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अल्पकाल में उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी, अर्थात जो मांग की दशाएं हैं और जो उसकी लागत की दशा है। ये मान लो क्या है, उसकी AC ये है, AC या उसकी MC है, MC MR को यहाँ काट रही है, ये उत्पादन हो जाएगा, यह MR हो गया और ये AR। ये जहाँ ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एक दो सेंटेंस है जिनको अगर आप याद रखें तो पूरा मार्केट बहुत आसानी से आप पढ़ ले जाएंगे। MC MR को जहाँ काटती है वही उत्पादन तय होता है, वही संतुलन का बिंदु है। और इंटरसेक्शन पॉइंट पर जैसे ये P है मान लीजिए, इसी को अब हम ऊपर बढ़ा देंगे, ये ऊपर जहाँ C को औसत लागत को काटेगी वहाँ लागत हो गई और जहाँ AR को काटेगी वहाँ कीमत हो गई। और भी कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, अब यहाँ इसकी लागत हो गई C1 और यहाँ इसकी कीमत हो गई P। जाहिर सी बात है कि लागत कम है और कीमत ज़्यादा है, तो इतना क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। कीमत ज़्यादा है, लागत कम है, तो क्या होगा, लाभ हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, ये उसकी लागत रेखा है, AC यहाँ ऊपर है, ये उसकी MC रेखा है। अब उसकी MC MR को यहाँ काट रही है, इसको हमने नीचे ले जाएंगे तो उत्पादन को व्यक्त करेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो तब यहाँ कीमत को व्यक्त करेगा, और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ लागत को व्यक्त करेगा। यहाँ लागत ज़्यादा हो गई, कीमत कम हो गई, ये क्या हो जाएगा, लॉस, हानि, ठीक है। तो ये दोनों चित्र हो गए आपके। अब तीसरा देखिए,
यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, तो लागत और कीमत दोनों आपस में बराबर है, यहाँ उसे सामान्य लाभ प्राप्त होता है। एक चीज़ लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जहाँ उत्पादन कर रहा है, यह उसके औसत लागत का न्यूनतम बिंदु नहीं है। न्यूनतम बिंदु कहाँ है? यहाँ है। इसका मतलब उसको यहाँ तक उत्पादन करना चाहिए था समाज के हित में, क्योंकि उत्पादन जब बढ़ाएगा तो लागत क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब कम लागत पर वो ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। लेकिन एक अधिकारी का उद्देश्य समाज सेवा नहीं है, उसका उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। तो वो हमेशा क्या ध्यान रखता है कि वह फर्म के न तो अनुकूलतम साइज का इस्तेमाल करता है, न न्यूनतम लागत पर उत्पादन करता है, अर्थात संसाधनों का दुरुपयोग भी करता है। अगर आप देखें तो अनुकूलतम उपयोग नहीं होता है, तो ये उसे लाभ भी होगा, हानि भी होगी और सामान्य लाभ भी होगा। ये चित्र तुम्हारी समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, लेकिन दीर्घकाल में इक्विलिब्रियम कैसा होगा? दीर्घकाल में चूँकि फर्म अकेली है, कोई आ जा नहीं सकता है, उसे किसी का डर नहीं है, तो वह अंत में दीर्घकाल में तभी रहेगा जब उसे लाभ मिलेगा। अगर लाभ नहीं मिलेगा तो फिर वह छोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब दीर्घकाल में उसे केवल लाभ प्राप्त होगा, जबकि इसके पहले आपने देखा था पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या मिलता है? सामान्य लाभ मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उसे क्या होगा? एक चित्र ही मात्र बनेगा, उसे लाभ प्राप्त होगा। ये इसमें अलग से एक बना हुआ है। दीर्घकाल में फर्म को केवल लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वो उत्पादन तथा कीमत या दोनों में समायोजन करके लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अब देखो, एक सवाल आता है कि एक अधिकारी की लागत रेखा और उसकी पूर्ति रेखा है। तुमने पीछे देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म की पूर्ति रेखा है वह क्लोजिंग डाउन पॉइंट के आगे बढ़ने पर एमसी रेखा ही होती है। तो यहाँ कैसी होगी? यहाँ लागत रेखाएं तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि पूर्ण प्रतियोगिता में है। एसीएमसी भी कैसी है? जैसी पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन पूर्ति रेखा कैसी होगी? पूर्ति रेखा के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पूर्ति रेखा यह एक अधिकारी के अपने खुद के विवेक पर निर्भर करेगी। जैसे इसमें इकोनॉमिक्स कम, साइकोलॉजी ज़्यादा काम करेगी। इकोनॉमिक्स कम, उसका आध्यात्मिक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कि अचानक मांग बढ़ गई, समझ लो, फिर फटफट फटफट चित्र बता देंगे ना। जैसे मान लो अचानक मांग खूब ज़्यादा बढ़ गई। अब एक अधिकारी एक अकेला व्यक्ति है जो बेचता है, और वो मान लो स्वभाव से पूरा का पूरा बिजनेसमैन है। वो बिल्कुल एकदम लॉजिक पर बिहेव करता है। उसके लिए सेंटीमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का, परोपकार का, दया का, इन जैसे वास्तविक मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। तो वो सीधा सा मांग बढ़ गई, मूल्य बढ़ा देगा, बात खत्म हो गई। वो विचार ही नहीं करेगा कुछ करना है भी कि नहीं करना। इसका मतलब कि क्या होगा? कुछ पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, सीधे क्या करेगा? जितना बेचता था उतना ही बेचेगा, मूल्य बढ़ा देगा, मांग बढ़ गई। तो इसका मतलब पूर्ति रेखा क्या होगी? जैसी थी वही रह जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, सच पूछो तो। अच्छा चलो, इसकी ठीक उल्टा, मान लो बहुत दयालु है, बहुत विनम्र है, एकदम समाज सेवा से ओतप्रोत है, पैदा ही हुआ है मुफ्त में बेचने के लिए, तब क्या करेगा? तब वो जितनी मांग बढ़ी उतनी पूर्ति बढ़ा देगा, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। बहुत अच्छा है। ये हम तुमको कल्पना बता रहे हैं, खुश मत हो जाना कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा वो कर सकता है। उसका मन करे तो ऐसा कर सकता है। यानी यहाँ भी सप्लाई लाइन उसके हिसाब से फिर दूसरी हो जाएगी, केवल सप्लाई ही बढ़ जाएगी, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, तो ये देखिए मूल्य वही रहेगा, मात्रा क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब वो ऐसा भी कर सकता है कि यार थोड़ा मूल्य बढ़ा दो और थोड़ी मात्रा बढ़ा दो। इसका मतलब क्लियर कट कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उसकी सप्लाई लाइन कैसी होगी। ये किस पर डिपेंड करेगा?
कि उसका दिमाग कैसा है या उसका व्यवहार कैसा है या वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग चित्र आप कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है या नहीं। जिस क्रम में बना है उसी क्रम में बना दें तो आपको, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, कास्ट कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट एंड सप्लाई कर्व। एक अधिकारी की लागत रेखा पूर्ण प्रतियोगिता की भांति होती है, परंतु पूर्ति रेखा उसकी सीमांत लागत रेखा नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी विभिन्न मूल्यों पर एक ही मात्रा का उत्पादन करता है या एक ही मूल्य पर भिन्न भिन्न मात्राएं उत्पादित करता है। एक अधिकारी की पूर्ति और कीमत में कोई संबंध नहीं पाया जाता। मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव ए सप्लाई कर्व, अर्थात उसका कोई अपना पूर्ति वक्र नहीं होता। आपने देख लिया कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक अधिकारी बाजार के आकार पर एक ही कीमत OP पर मांग वक्र D1 होने पर Q1 तथा मांग वक्र D2 होने पर Q2 मात्रा बेचता है। अब देखो पहले चित्र में मांग बढ़ गई है तो क्या कर रहा है, बड़ा शरीफ है, बहुत ईमानदार है, सीधे पूर्ति बढ़ा देता है, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, बनाते इसमें थोड़ी सी चालाकी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे ये देखो पहले की ये मांग रेखा है, ये AR है और ये 1 कर देते हैं, ये पहले की है। ठीक है, अब मांग कह रहा है बढ़ गई, ये क्या हो गया, ये AR2 हो गई, ये MR। अब कह रहा है कि जब अब कह रहा है कि मांग बढ़ गई, AR1 बढ़ करके AR2 हो गई, तो उसमें केवल पूर्ति बढ़ा देता है, मूल्य में कोई परिवर्तन, यानी दोनों बाजारों में मूल्य कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। ये तरीका तो सीधे नहीं है बना देने का कि पहले यही बना दीजिए, लेकिन सही बने इसके लिए जरूरी है कि हमको चित्र अपने दिमाग की समझ से बनाएं और ये पता रहे कि हमको इसका सारा का सारा इतिहास भूगोल पता है। ठीक है, तो अब हम ये कीमत यहाँ हो गई, एक कीमत यहाँ हो गई। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, इसकी मात्रा को व्यक्त करेगा और इसको नीचे ले आएंगे तब, हाँ तब, लेकिन ये हमारे को पा ही नहीं रहा है ना, पाए सब में ठीक आएगा। इस बाजार में OQ1 मात्रा बेचता था, इस बाजार में कितना बेच रहा है, OQ2 बेच रहा है और कीमत दोनों बराबर ले रहा है, तो संतुलन कैसे होगा। अब यही दोनों बिंदु याद रखने हैं, ये MC को ऐसा खींचना है कि ये दोनों को काटती हुई निकल जाए बस। ठीक है, इसका मतलब बनाते इसमें ध्यान क्या रखना है कि दो MC रेखा दोनों MR को अलग अलग जगहों पर काटे, लेकिन ऐसा काटे कि अगर उनके संतुलन बिंदु को ऊपर खींचा जाए तो दोनों के AR को वही काटे जहाँ की दोनों आपस में बराबर हो कीमत, और ये तभी होगा जब हम पहले यही बना देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, घंटों परेशान रहेंगे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तरीका गलत है, नियमतः ये उल्टा बन गया, इसको यहाँ से शुरू करना चाहिए था, तब इसको ऊपर ले जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको ऊपर से हम नीचे ले आए। कोई बात नहीं, हमको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, हमको उसका लिटरेचर पता होना चाहिए और हमको पूरा चित्र पता होना चाहिए, चाहे हम ऊपर से बनाए चाहे हम नीचे से। ये तो सिर्फ ड्रा करने का तरीका है। ठीक है, तो ये वो स्थिति है जब हम केवल मूल्य स्थिर रखते हैं और मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकता है वो, मात्रा तो उतना ही रखे, मूल्य केवल बदल दे। ठीक है, तब क्या करें, इसको मिटाएं। अब देखो पहले ये था, मान लो AR MR, अब क्या हो गया, यह हो गया। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ मूल्य बढ़ा रहा है, मात्रा में परिवर्तन। इसका मतलब दोनों की MR जहां है वहीं से काटता हुआ MC बना देंगे, बस कुछ नहीं करना है।
अब नीचे गिराओगे तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, जो पहले थी वही अब भी रहेगी, लेकिन जरा इसको ऊपर ले जाओ तो ये कीमत यहाँ पहले थी, अब क्या हो जाएगी P2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कीमत बढ़ गई और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस चित्र में यही साफ साफ बना हुआ है। चित्र से स्पष्ट है कि एक अधिकारी एक ही मात्रा दो बाजारों में क्रमशः P1 और P2 कीमत पर बेचता है। ऊपरी विवेचन से स्पष्ट है कि एक अधिकारी की पूर्ति और कीमत में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखो फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। तुमने पीछे पढ़ा कि दीर्घकालीन संतुलन में उसे बस केवल उसे लाभ ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ बनाने के लिए दीर्घकालीन संतुलन में हम क्या करते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, साइड रन मार्जिनल कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट सबको एक साथ व्यक्त कर देते हैं। और हम ये देखते हैं कि जिस फर्म से वो उत्पादन कर रहा है वो फर्म, आपने पीछे देखा कि वो न्यूनतम लागत नहीं होती है, वो न्यूनतम लागत से पहले ही उत्पादन करता है। ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे आप दिखाएंगे उसको। पीछे आप बना चुके हैं, बहुत टेक्निकल भी है। चूंकि फर्मों के प्रवेश में रुकावट होती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि एक अधिकारी दीर्घकाल में औसत लागत के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन करे। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह प्लांट के अनुकूलतम आकार, जो हमने आपसे पीछे बताया, यह भी आवश्यक नहीं है कि अनुकूलतम आकार का प्रयोग करे तथा उसका अनुकूलतम उपयोग करे। इतना अवश्य है कि दीर्घकाल में एक अधिकारी को हानि नहीं हो सकती है। प्रस्तुत चित्र एक अधिकारी के दीर्घकालीन संतुलन को व्यक्त करता है, परंतु यहाँ एक अधिकारी न तो अनुकूलतम फर्म, न आकार और न उसका उपयोग कर रहा है। एक अधिकारी द्वारा दीर्घकाल में लाभ अधिकतम करने के लिए निम्न शर्त का पूरा होना आवश्यक है। जो शर्तें हैं MC/MR के बराबर और जैसे बाकी आप पढ़ते हैं वही है। तो MC जो MR है बराबर LMC बराबर SMC बराबर और SAC बराबर LAC। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे वहाँ बनाए थे बिल्कुल सब वही रहेगा, कुछ अंतर नहीं है। ये तुम्हारा AR है, ये तुम्हारा MR है। ठीक है। वही लिख दो जिस पर लिखा हुआ है, नहीं घबरा जाएगा। LR AR ये लॉन्ग रन एवरेज का, ये जो है लॉन्ग रन मार्जिनल का, ये है 60 रन मार्जिनल का। बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ एक हम थोड़ा सा और एक बना दिए हैं इसलिए बताने के लिए कि किस प्लांट का उपयोग कर रहा है। बाकी जैसे था सब कुछ वैसे ही है। यहाँ अभी मैंने आपसे पीछे बताया था कि यहाँ उत्पादन नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। उसे लाभ तो मिल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन वह न तो फर्म के अनुकूलतम आकार का इस्तेमाल कर रहा है, न ये अनुकूलतम फर्म है, न इसका अधिकतम उपयोग कर रहा है। ठीक है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, लागत को न्यूनतम करना नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो है दीर्घकालीन संतुलन है, जहाँ हम दिखाते हैं कि कैसे उसे लाभ तो प्राप्त होता है लेकिन वह अनुकूलतम आकार का प्रयोग नहीं करता है। अब देखो क्या है मांग में परिवर्तन का प्रभाव। मांग में परिवर्तन का प्रभाव पीछे तुमने दो देखा। एक तो वो क्या कर सकता है कि केवल मूल्य बढ़ा देगा, एक तो क्या कर सकता है केवल मात्रा बढ़ा देगा, एक ऐसा हो सकता है तीसरा कि मूल्य और मात्रा थोड़ा थोड़ा दोनों बढ़ा दे। ठीक है। तो क्या उसको तो बनाना बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ आपको दो ये
ये पहले था और ये क्या हो गया बाद में, ये। और बहुत आराम से जैसे मंत्रे वैसे जो है MC रेखा खींच दो, और ये इसको जहाँ काटेगी यहाँ करके इसको बढ़ा दो, ये मात्रा और कीमत यहाँ हो गई, और इसको जहाँ काट रहा है दूसरे वाले को यहाँ ऐसे कर दो, इसकी मात्रा कीमत, ये दोनों में थोड़ी मात्रा बढ़ा दिया और थोड़ा मूल्य बढ़ा दिया। इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी तरीके थे ये उनकी फिर से व्याख्या की गई है और तीनों आपके पूरे हो गए। अब देखो इसमें क्या है कि अगर लागतें बदलती हैं तो एक अधिकारी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लागतें दो तरह की हैं, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। तो दोनों में अब देखो लागत में परिवर्तन तथा एकाधिकारी का संतुलन। यहाँ एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, तुमको पढ़ के सुना देते हैं। स्थिर लागत में वृद्धि, सबसे पहले तो यह है कि जब स्थिर लागत बढ़ती है तब क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने पीछे एक जगह हल किया था कि स्थिर लागत के बदलने का सीमांत लागत पर असर नहीं पड़ता है, उस पर असर केवल परिवर्तनशील लागत का पड़ता है, याद है ना। तो इसलिए अगर स्थिर लागत बदलती है, यदि औसत स्थिर लागत बढ़ती है तो औसत कुल लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि AC बराबर ABC प्लस AFC। ये हमने पीछे पढ़ा है कि औसत लागत किसके बराबर होती है, औसत परिवर्तनशील लागत और प्लस औसत स्थिर लागत। अगर ये बढ़ गई तो ये क्या होगी, दोनों में से कोई एक बढ़ जाए तो लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर एक कोई बढ़ जाती है तो लागत बढ़ जाएगी। अब स्थिर लागत क्या है, 10 + 2 10 + 2 10 + 2 10 + 2। परिवर्तनशील लागत क्या है, 8 15 21 और 26। कुल लागत क्या हो गई, 18 + 2 25 + 2 31 + 2 और 36 + 2। सीमांत लागत क्या आई, 7 6 5। तो स्पष्ट है कि स्थिर लागत बढ़ने से सीमांत लागत अप्रभावित रहती है, क्योंकि वह परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है। अतः औसत लागत बढ़ने से लाभ कम हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, एक लाइन के और आपको याद रखना है, अगर परीक्षा में आता है कि अगर स्थिर लागत बढ़ जाती है तो एकाधिकारी के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। यह AR है, यह AMR है और यह AC थी, ठीक है, और यह MC थी। तो इसे इतना लाभ उसको प्राप्त हो रहा था, ठीक है, इतना। अब अगर स्थिर लागत बढ़ती है तो सिर्फ यही AC क्या होगी, बढ़ जाएगी बस, यानी लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यदि स्थिर लागत बढ़ जाती है तो केवल औसत स्थिर लागत जो है थोड़ा ऊपर चली जाएगी और लाभ जो पहले इतना था पूरा अब कितना बचेगा, इतना बचेगा, यानी केवल लाभ कम हो जाएगा बस, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ उत्पादन, यहाँ जो है कुल लाभ पहले PC1 × OX1 बराबर PC1 × M3। स्थिर लागत बढ़ने के बाद केवल औसत लागत बढ़ेगी, जिससे लाभ कम हो जाएगा। लाभ हो जाएगा अब PQ/C2N। अतः स्पष्ट है कि PQ/C2N लेस देन PQ/C1M। ये जो पहले लाभ का ये पोर्शन है, ठीक है ना, ये इतना था लाभ करेंगे यहाँ, तो ये PQ/C/N लिख दिया जाएगा। तो ये पहले ज़्यादा था, अब कितना हो गया, ये कम हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, केवल लाभ घट जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या आप देख करके आराम से लिख लीजिएगा, सिर्फ लाभ बदलेगा। अब देखो परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन और एकाधिकारी का संतुलन। परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होने पर औसत लागत के साथ साथ सीमांत लागत भी बदल जाती है। परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होने पर औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र दोनों ही बाईं तरफ खिसक जाते हैं। परिणाम स्वरूप कीमत पहले से अधिक हो जाती है तथा उत्पादन मात्रा कम हो जाती है। चित्र से स्पष्ट है कि परिवर्तनशील लागत में वृद्धि के पहले उत्पादन OX1 तथा कीमत OP1 है,
वृद्धि के बाद उत्पादन घटकर OX2 तथा कीमत OP2 हो जाती है। अब आप देखिए कि जो परिवर्तनशील लागत जब बदलती है तो अब MC बदल जाती है, इसका मतलब AC MC दोनों बदल जाती है। अर्थात यह कीमत AR थी, यह आपकी MR थी, और पहले यह आपकी AC थी और यह आपकी MC। अब जब परिवर्तनशील लागत बदली दोनों बाईं तरफ चले गए, यानी क्या हो गया, ये भी ऐसे हो गया और ये भी कैसे हो गया, ऐसे हो गया, देख रहे हैं। तो अब पहले यह यहाँ था, ठीक है, ये तो कीमत कहाँ थी इसकी, ये थी। अब दोबारा क्या हो गया, अब देखो MC ये हो गई, तो उत्पादन क्या हो गया, घट गया, ये Q1 से घट के क्या हो गया P2, और कीमत क्या होगी बढ़ करके P1 से बढ़ के क्या हो गई P2। देखा, तो ये चित्र तुम्हारे इसमें बना हुआ है साफ साफ, तुम देख लेना इसको, इसी तरह से है। वो सिर्फ बाईं तरफ दोनों क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, और नई MC रेखा अब पुरानी MR को जहाँ काटेगी वहाँ से नीचे गिराएंगे उत्पादन, और ऊपर ले जाएंगे AR को जहाँ काटेगी वहाँ कीमत, ठीक है। अब एक अधिकारी पर करारोपण, तो एक मुश्त कर लगा दिया जाए, लंप सम टैक्स, तो बिल्कुल वैसे ही है, जब सब कुछ हो चुका है इकट्ठा कर लगा दिया गया। तो जब एक अधिकारी पर एक मुश्त कर लगाया जाता है तो उसका उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, परिणामस्वरूप स्थिर लागत बढ़ जाती है, सीमांत लागत अप्रभावित रहती है तथा एक अधिकारी का लाभ कम हो जाता है। इसके लिए वही चित्र बनेगा जहाँ केवल AC ऊपर चली जाती है, ठीक है। यानी अगर एक मुश्त कर लगेगा तो सिर्फ लाभ कम हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रॉफिट पर टैक्स लगता है तब जब लाभ का एक अंश सरकार कर के रूप में ले लेती है, तब उससे उत्पादन और मूल्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि लाभ अंत में प्राप्त होता है, इसलिए यह केवल लाभ को कम कर देगा। यहाँ भी वही स्थिति है, सिर्फ लाभ क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर विशिष्ट कर लगा देती है, स्पेसिफिक सेल्स टैक्स, यह वस्तु की प्रति इकाई पर लगाए जाने वाला कर है, परिणाम स्वरूप एक अधिकारी की सीमांत लागत रेखा औसत लागत रेखा दोनों बाईं तरफ खिसक जाएगी, और जैसे आपने बनाया है ये वाला चित्र, यही चित्र फिर से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के करारोपण का 3 प्रभाव हो सकता है। मूल्य में वृद्धि कर की मात्रा से कम हो सकती है, मूल्य में वृद्धि अधिक हो सकती है और उसके बराबर हो सकती है। यदि एक अधिकारी की सीमांत लागत रेखा का ढाल सकारात्मक पॉजिटिव स्लोप है, तब मूल्य वृद्धि कर की राशि से कम होगी, क्योंकि लागत वृद्धि नियम के लागू होने के कारण करारोपण उत्पादन को कम करता है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। परिणामस्वरूप मूल्य कर दोनों MC वक्रों के बीच की दूरी की मात्रा कम बढ़ेगी। अब यहाँ क्या होगा, जब प्रति इकाई कर लगता है तो सिर्फ MC शिफ्ट करती है, तो क्या शिफ्ट करेगी, MC शिफ्ट करेगी, और MC कितना शिफ्ट करेगी, उत्पादन कितना घटेगा, ये अपने आप में एक अलग से विषय है। आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक फाइनेंस में करारोपण पढ़ा है, तो करारोपण में आपने ये पढ़ा होगा कि विभिन्न लागत दशाओं के अंतर्गत कर का प्रभाव और छूट का प्रभाव, टैक्स और सब्सिडी। तो लागत वृद्धि नियम, लागत ह्रास नियम, लागत समता नियम के अंतर्गत कर और छूट में किस उद्योग को कर लगाना चाहिए, किस उद्योग को छूट देना चाहिए, तो आपने बहुत विस्तार से उसको वहाँ पढ़ा होगा, यहाँ उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से ये है कि अब देखो ये AR है, MR है, बल्कि ऐसे की यहाँ जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमको ये देखना है कि मूल्य कितना होगा, लाभ हो नहीं देखना है। तो ये क्या है, MC है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये MC यहाँ काट रहा है, ये मूल्य हो गया। अब ये जितना टैक्स लगेगा MC उतना ही बाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो उत्पादन घट जाएगा और मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो मूल्य बढ़ा हुआ देख रहे हो, इसी की बात कर रहा है कि ये मूल्य कर से ज़्यादा, कर कितना लगा है देख रहे हो, कितना लगा हुआ है, और मूल्य कितना बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ कर की अपेक्षा कितना है, मूल्य कम बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों, ये वास्तव में लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। लागत रेखा कैसी है, अपवर्ड राइजिंग, ऐसे पॉजिटिव,
यहाँ जब उत्पादन बढ़ाओगे तो लागत बढ़ेगी, उत्पादन घटाओगे तो लागत घटेगी। कर लग गया तो उत्पादन घट गया, इसलिए प्रति इकाई लागत घटने की वजह से मूल्य कर की तुलना में कम बढ़ा। इसीलिए कहा जाता है कि इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन में अगर कोई फर्म उत्पादन कर रही हो तो टैक्स लगाना फ़ायदेमंद है। ठीक है। हाँ, क्या एक अधिकारी को हानि नहीं होती है? यह धारणा गलत है, क्योंकि यदि बाजार में मांग कम है तब एक अधिकारी को अल्पकाल में हानि हो सकती है। हम लोगों ने पीछे देखा है कि अल्पकाल में हानि हो सकती है। ये वही हानि वाला चित्र बना हुआ है जो आपने पीछे बनाया हुआ है। चित्र से स्पष्ट है कि फर्म को अल्पकाल में PRC की हानि हो रही है। यदि मांग वक्र AR औसत लागत वक्र के ऊपर हो जाए तो हानि कम हो जाएगी। इसके लिए वह विज्ञापन नीति का सहारा ले सकता है। दूसरा उपाय यह है कि एक अधिकारी ऐसा प्लांट लगाए जिसमें प्रति इकाई लागत कम हो जाए। देखो, ये सही है कि एक अधिकारी के लिए परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती हैं, उसे घाटा वाटा बहुत नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं घाटा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर उसे घाटा हो रहा है तो उसे अपनी मांग को बढ़ाना चाहिए। कैसे? विज्ञापन करके। हालांकि विज्ञापन एक अधिकार में आवश्यक माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर अपनी लागत कम कर ले, अपने प्लांट में परिवर्तन करके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर दे, अपने लेबर की स्किल में वृद्धि कर ले, वो चाहे जैसे करे। सर, इसमें अगर टैक्स लगाया जाए इसके ऊपर, जैसे आप टैक्स लगाएं इसके ऊपर, अगर इसको सब्सिडी दे दी जाए तो क्या इससे नीचे की तरफ आ जाएगी? सब्सिडी नीचे हो जाएगी। हाँ, एकदम से ऐसे हो जाएगी, बस बिल्कुल। यहाँ करने का ये कीमत भी घट जाएगी, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि हमने सब्सिडी कितनी दिया और इसने कीमत कितना घटाया। ठीक है। तो हमेशा उसी फर्म को छूट दी जाती है या उसी को टैक्स लगाया जाता है जिसका सामाजिक प्रभाव अच्छा। ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें अगर मांग बढ़ने लगती है तो बढ़ते बढ़ते उसको लाभ हो सकता है, मांग और बढ़ जाए, या रेखा ऊपर सीट कर जाए, तो उसी को व्यक्त करते हुए इसमें 2-3 चित्र और बने हुए हैं कि मांग अगर बढ़ जाती है तो उसे लाभ प्राप्त होने लगेगा। यहाँ फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका चित्र आप पीछे बनाए हुए हैं, परंतु न तो यहाँ फर्म की पूरी क्षमता का प्रयोग हो रहा है और न ही प्लांट का आकार अनुकूलतम है। अब कह रहा है यदि मांग बढ़ जाती है तो प्रति इकाई लागत घटने से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ लाभ का चित्र बना हुआ है जैसा बनाया है। यदि मांग और बढ़ती है तब एक अधिकारी प्लांट के अनुकूलतम आकार का तब पूरी क्षमता का प्रयोग करता है। अब सीमांत लागत के और कम होने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ संतुलन की दशा में MC बराबर AC तथा MC AC की न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ठीक है। ये वो स्थिति है जब वो अनुकूलतम प्रयोग कर रहा है, मतलब उसके लोएस्ट बिंदु पर आ जाता है अगर मांग बढ़ती है उत्पादन करते करते। ठीक है। ऐसी स्थिति में नए प्लांट की साइज के अनुकूलतम से बड़ा होगा, जिससे प्रति इकाई लागत अगर और मांग बढ़ गई, मान लो उसके बाद भी उत्पादन करता है, तब क्या होगा? तब लागत बढ़ने लगेगी। तब लागत उसके अनुकूलतम साइज ओवर साइज कब हो जाएगा? अनुकूलतम के बाद भी जब प्रयोग शुरू होगा तब क्या हो जाएगा? ओवर साइज का प्रयोग करेगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दीर्घकाल में एक अधिकारी को लाभ मिलता रहता है, अल्पकाल में एक अधिकारी को हानि होती है, परंतु यह मांग बढ़ाकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है। ये तुम्हारे जानबूझ करके हमने बहुत तेज पढ़ा दिया, क्योंकि इसमें है सिर्फ एक ही लाइन, वो घुमा घुमा करके पूरे के पूरे चक्कर में बताई गई, तो इसलिए बहुत दम नहीं है। चित्र को सिर्फ बनाने का तरीका सीखने की ज़रूरत है, लिटरेचर तुमको पता है। अब इसमें इसका दूसरा पार्ट है मूल्य विभेद। क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग दूसरे क्लास में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। अब इसको यहीं बंद करें।